जय हिंद। मैं राकेश पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश के अंतर्गत अकबर को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। 1540 को हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच होता है निर्णायक युद्ध, बीलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं बीलग्राम के युद्ध को हारकर भारत में अपने राजपाट को त्याग कर भाग जाता है। पाकिस्तान में अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के शरण में है। राणा बीरसाल के द्वारा हुमायूं को अपने अस्तबल में शरण दिया जाता है। निर्वासन के समय हुमायूं 1541 में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है और कालांतर में हुमायूं तथा हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा बीरसाल के अस्तबल में अकबर का जन्म होता है। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली, यह है पाकिस्तान। 1540 को शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच होता है बीलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। हुमायूं अपने राजपाट को छोड़कर पाकिस्तान में अमरकोट के शासक राणा बीरसाल से शरण लेता है और यहीं पर कालांतर में हुमायूं तथा पत्नी हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के अस्तबल में अकबर का जन्म होता है। हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका शासनकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है पाकिस्तान के अमरकोट में। पाकिस्तान के अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। अकबर के पिता है हुमायूं, अकबर के पिता है हुमायूं, अकबर के पिता हुमायूं तथा माता हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है अमरकोट के अस्तबल में। अमरकोट के अस्तबल में अकबर का जन्म होता है। अमरकोट के अस्तबल में अकबर का जन्म होता है। अमरकोट के अस्तबल में अकबर का जन्म होता है। अमरकोट के अस्तबल में, अमरकोट के अस्तबल में
अकबर का जन्म होता है, क्योंकि निर्वासन के समय हुमायूं अमरकोट के शासक राणा बीरसाल से शरण लेते हैं। अमरकोट के शासक राणा बीरसाल हुमायूं को अपने अस्तबल में शरण प्रदान करते हैं। हुमायूं हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 को विवाह करते हैं और हुमायूं तथा हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के अस्तबल में अकबर का जन्म होता है। अकबर के भाई थे मिर्जा हकीम। अकबर के भाई होते हैं मिर्जा हकीम। अकबर के भाई थे मिर्जा हकीम। अकबर के भाई थे मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम के द्वारा 1581 में काबुल अभियान प्रारंभ किया जाता है। अकबर ने 1581 में अपना काबुल अभियान मिर्जा हकीम के ही नेतृत्व में प्रारंभ किया था। अकबर की धाय मां थी। अकबर की धाय मां अर्थात पालने वाली माता है महाम अंगा। अकबर की पालने वाली माता अर्थात धाय मां थी महाम अंगा। महाम अंगा का पुत्र था आधम खां। अकबर के शासन काल में धाय मां महाम अंगा के पुत्र आधम खां के द्वारा अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया जा रहा था। जब यह बात अकबर को पता चलती है तो अकबर के द्वारा स्वयं आधम खां की हत्या की जाती है। अकबर के द्वारा स्वयं अपने हाथों से धाय मां महाम अंगा के पुत्र आधम खां की हत्या की जाती है। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। धाय मां महाम अंगा के द्वारा अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया जाता है। अंततः अकबर के द्वारा अपने ही संरक्षक तथा सेनापति बैरम खां की हत्या की योजना बनाई जाती है और अंततः बैरम खां को हज यात्रा में भेजने के बहाने से अकबर के द्वारा बैरम खां की गुजरात के पाटन में हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से बैरम खां जो होते हैं अकबर के संरक्षक तथा सेनापति थे। अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के समकालीन सूफी संत थे। यह है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का पहले नाम था सिकरी। 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात अभियान चला जाता है। 1571 में अकबर गुजरात अभियान को जीतते हैं, फतेह करते हैं और इस प्रकार से उनके द्वारा सिकरी को नया नाम दिया जाता है फतेहपुर सिकरी। अर्थात 1571 में अकबर के द्वारा एक नए शहर की स्थापना की जाती है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। यह है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी में अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती।
शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती थे अकबर के समकालीन सूफी संत, अकबर के समकालीन सूफी संत, अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अर्थात अकबर शेख अपने समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से मिलने के लिए सिकरी अर्थात फतेहपुर सिकरी जाया करते थे। यह है अजमेर, यह है अजमेर, यह देखना है राजस्थान में, यह है अजमेर। अजमेर में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत में शासनकाल रहा है 1206 से लेकर 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश के समकालीन सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती, जब मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश के द्वारा अजमेर में उनका मकबरा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से में अजमेर में मकबरा है, अजमेर में मकबरा है मुइनुद्दीन चिश्ती का, यहां पर है मकबरा, अजमेर में है मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, जो कहलाता है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। यह कहलाता है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसके संस्थापक है, इस मकबरे के संस्थापक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का शासनकाल रहा है 1206 से लेकर 1236 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के दौरान, इल्तुतमिश के शासनकाल में मुइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के द्वारा अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा बनाया जाता है, जो कहलाता है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अकबर शांति पाने के लिए मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाकर मत्था टेकते थे तथा फतेहपुर सिकरी में अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर शेख सलीम चिश्ती से मिलने के लिए जाते थे फतेहपुर सिकरी। इसके अकबर के गुरु का नाम है अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार, अकबर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार, अकबर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार, अकबर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल समद। अब्दुल समद, अब्दुल समद को भारत लाए थे हुमायूं। अब्दुल समद को, चित्रकार अब्दुल समद को भारत लाए थे हुमायूं। अर्थात अब्दुल समद हुमायूं के समय से भारत में मुगल वंश के चित्रकार थे। अब्दुल समद अकबर के भी, हुमायूं के बाद अकबर के भी बनते हैं चित्रकार। दूसरा है दसवंत, दसवंत तथा बसावन, दसवंत तथा बसावन। अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत तथा बसावन। अकबर के द्वारा चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई, सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। अकबर के द्वारा चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर के शासनकाल में, अकबर का शासन था दिल्ली में, अकबर का शासन था दिल्ली में, यह है दिल्ली। अकबर के शासन काल में कैलीग्राफी में निपुण कलाकार थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में कैलीग्राफी में निपुण कलाकार थे कैलीग्राफी
कैलीग्राफी में निपुण कलाकार थे। कैलीग्राफी में निपुण कलाकार थे। कैलीग्राफी का अर्थ होता है अक्षरों को लिखने का एक विशिष्ट तरीका। अकबर के दरबार में कैलीग्राफी में निपुण कलाकार थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। इन्हें जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि कैलीग्राफी के कलाकार मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया, जबकि शीरी कलम की उपाधि चित्रकार अब्दुल समद को दिया गया। अकबर के दरबार में आने वाले जैन गुरु थे हरिविजय सूरी। अकबर के दरबार में आने वाले जैन गुरु थे हरिविजय सूरी, जो कि एक जैन गुरु थे। अकबर ने जैन गुरु हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सुसज्जित किया। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं दीन ए पनाह के भीतर बने शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर पड़ते हैं और उनकी हो जाती है मृत्यु। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर पंजाब के कालानौर में बैरम खां के नेतृत्व में अफगानियों के साथ युद्ध करते रहते हैं। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर थे पंजाब के कालानौर में। यह है पंजाब का कालानौर। उस समय अकबर थे पंजाब के कालानौर में। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर थे पंजाब के कालानौर में। बैरम खां के नेतृत्व में अकबर अफगानियों के साथ युद्ध कर रहे थे, और जब बैरम खां को हुमायूं की मृत्यु का पता चलता है तो बैरम खां के द्वारा 14 फरवरी 1556 को किया जाता है अकबर का राज्य तिलक। बैरम खां के द्वारा अकबर का राज्य तिलक किया जाता है 14 फरवरी 1556 को अकबर का किया जाता है राज्याभिषेक। हुमायूं की मृत्यु होती है दिल्ली में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर होते हैं कालानौर पंजाब में, और यहीं पर बैरम खान के द्वारा 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्य तिलक किया जाता है। जब अकबर का राज्य तिलक किया जाता है तो इनकी आयु रहती है 13 वर्ष। इस समय अकबर की आयु रहती है 13 वर्ष 4 माह। 13 वर्ष 4 माह। अकबर इस प्रकार से 13 वर्ष 4 माह आयु अवस्था में शासक बनते हैं। अकबर के द्वारा सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को पंजाब में 500 बीघा जमीन दिया जाता है। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के द्वारा इस 500 बीघा जमीन के बीचों बीच एक तालाब का निर्माण किया जाता है जो कहलाता है अमृत सरोवर। और अमृत सरोवर के तरफ चारों तरफ जो भूमि होता है, भूभाग होता है, वो कहलाता है अमृत सरोवर से ही बना है। सरोवर को बोला जाता है सर, अर्थात अमृत सर। अकबर के द्वारा सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान स्वरूप प्रदान किया जाता है। रामदास के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा इस 500 बीघा जमीन के बीचों बीच एक तालाब का निर्माण किया जाता है जो कहलाता है अमृत सरोवर।
और उसके चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है अमृतसर। तो इस प्रकार से सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के द्वारा एक नए शहर की स्थापना की जाती है जो कहलाता है अमृतसर। यह है अमृतसर, यह है पंजाब में अमृतसर, यह है पंजाब में अमृतसर, यह है पंजाब में अमृतसर। ध्यान दीजिएगा, यह है पंजाब में अमृतसर। पंजाब के अमृतसर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिख धर्म के चौथे गुरु, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास, सिख धर्म के चौथे गुरु होते हैं रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। अकबर के द्वारा सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की जाती है। 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दिया जाता है। अकबर के द्वारा गुरु रामदास को दान स्वरूप 500 बीघा जमीन दी जाती है। गुरु रामदास के द्वारा इस 500 बीघा जमीन, यह 500 बीघा जमीन के बीचों बीच एक तालाब का निर्माण किया जाता है और इस तालाब का नाम पड़ता है, इस सरोवर का नाम पड़ता है अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। तथा इस अमृत सरोवर के चारों तरफ का भूभाग कहलाता है अमृतसर। तो इन क्षेत्र का नाम हो जाता है, सरोवर को ही कहा जाता है सर, अर्थात इसका नाम हो जाता है, इस भूभाग का नाम हो जाता है अमृतसर। तो इस प्रकार से सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है। गुरु रामदास का शासनकाल रहता है 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक गुरु रामदास का शासनकाल रहता है। सिख धर्म के चौथे गुरु के रूप में 1574 से लेकर 1581 तक। गुरु रामदास के बाद सिख धर्म के पांचवें गुरु बनते हैं। गुरु रामदास के द्वारा बाद सिख धर्म के पांचवें गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव, बनते हैं गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के पांचवें गुरु के रूप में इनका कार्यकाल रहता है 1581 से लेकर इनकी मृत्यु 1606 तक। गुरु अर्जुन देव के द्वारा इस अमृतसर शहर के बीचों बीच जो अमृत सरोवर तालाब है, इसके बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसके बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण किया जाता है और यही मंदिर कहलाता है स्वर्ण मंदिर, क्योंकि इसका जो दीवार है वो सोने से बना हुआ है, इसलिए अमृतसर के बीचों बीच है अमृत सरोवर। अमृतसर और अमृत सरोवर का निर्माण किया है, कि स्थापना किया है गुरु रामदास। और सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा इस अमृत सरोवर के बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण किया जाता है जो कहलाता है स्वर्ण मंदिर। यह कहलाता है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, या इसे कहा जाता है दरबार साहिब, दरबार साहिब, या इसे कहा जाता है हरि मंदिर साहिब, हरि मंदिर साहिब, हरि मंदिर साहिब। गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से स्वर्ण मंदिर के देवता है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म का आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब की स्थापना किया है गुरु अर्जुन देव ने। यह है सिख धर्म के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और ये देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद साहब के द्वारा गुरु प्रथा को समाप्त किया जाता है और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की उपाधि दी जाती है। तो इस प्रकार से सिख धर्म के अब गुरु कहलाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा अपने कार्यकाल में 1585 में स्वर्ण मंदिर की स्थापना की जाती है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की जाती है। इनकी हत्या की जाती है 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई जाती है। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जहांगीर के पुत्र खुसरो का साथ दिया गया था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं अकबर के पुत्र जहांगीर, जिनका वास्तविक नाम है सलीम। अकबर के पुत्र होते हैं जहांगीर, सलीम। अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम रखते हैं, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जहांगीर जब 1605 में शासक बनते हैं अकबर की मृत्यु के बाद, तो जहांगीर के पुत्र खुसरो के द्वारा सत्ता की मांग हेतु जहांगीर के विरोध में विद्रोह प्रारंभ किया जाता है और खुसरो का साथ देते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव तथा खुसरो पंजाब के गोइंदवाल नामक स्थान पे मिलते हैं। अब इस प्रकार से खुसरो का साथ दिया है गुरु अर्जुन देव ने और जहांगीर के तरफ से खुसरो के विद्रोह का दमन करते हैं खुर्रम अर्थात शाहजहां। तो इस प्रकार से खुसरो तथा खुर्रम अर्थात शाहजहां के बीच युद्ध होता है जालंधर के भैरावाल में, जो कहलाता है भैरावल या जालंधर का युद्ध 1606। और इस युद्ध में विजित होते हैं खुर्रम अर्थात शाहजहां और खुसरो को गिरफ्तार करके बुरहानपुर स्थित जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें अंधा करके। और अंततः 1622 ईस्वी को उन्हें जहर देकर मार दिया जाता है। चूंकि 1606 में गुरु अर्जुन देव के द्वारा खुसरो का साथ दिया गया था, इसलिए जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को दे दी जाती है फांसी। इन्हें फांसी दिया जाता है, अर्थात गुरु अर्जुन देव की होती है मृत्यु। गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई है अमृतसर में, अमृत सरोवर के बीचों बीच। स्वर्ण मंदिर को ही कहा जाता है दरबार साहिब, हरि मंदिर साहिब। तो इस प्रकार से हमने यहां पर अकबर के बारे में सामान्य बातों को डिस्कस किया। अकबर के पिता का नाम है हुमायूं तथा माता है हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर की धाय मां है महाम अंगा के पुत्र है आदम खां। अकबर के द्वारा आदम खां की स्वयं अपने हाथों से हत्या की जाती है। अकबर के संरक्षक सेनापति होते हैं बैरम खां। अकबर के चित्रकार होते हैं, अकबर के दरबार के चित्रकार होते हैं अब्दुल समद दसवंत बसावन। अब्दुल समद को अकबर के द्वारा शीरी कलम की उपाधि दी जाती है। अकबर के गुरु होते हैं अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के अस्तबल में 15 अक्टूबर 1542 को। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर पंजाब के कालानौर में बैरम खां के नेतृत्व में अफगानियों के साथ युद्ध करते रहते हैं और यहीं पर बैरम खां के द्वारा अकबर का राज्य तिलक किया जाता है 14 फरवरी 1556 में। अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में कैलीग्राफी
कलाकार थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की जाती है। अकबर के दरबार में आने वाले जैन गुरु थे हरि विजय सूरी। अकबर के द्वारा हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की जाती है। अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मत्था टेकने जाते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या मकबरा को बनाया है इल्तुतमिश ने। अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में, अर्थात अकबर शेख सलीम चिश्ती से मिलने के लिए फतेहपुर सिकरी जाते थे। अकबर ने सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान स्वरूप प्रदान किया था। गुरु रामदास के द्वारा इस जमीन के बीचों बीच अमृत सरोवर का निर्माण किया जाता है और यह भूभाग कहलाता है अमृतसर। तो इस प्रकार से गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में अमृत सरोवर के बीचों बीच स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब हरि मंदिर साहिब का निर्माण किया जाता है, जिसके देवता है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु प्रथा को समाप्त किया गया और सिखों के गुरु के रूप में घोषित किया गुरु ग्रंथ साहिब को। जहांगीर के द्वारा 1606 में गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी जाती है। तो आगे हम अकबर से संबंधित प्रमुख घटनाओं को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे हम अकबर के जीवन काल में घटित प्रमुख घटनाओं को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम अकबर के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, और यह है दिल्ली। हम यहां पर अकबर के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम को डिस्कस कर रहे हैं। अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर 1556 में शासक बनते हैं। 1556 से लेकर 4 साल 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन करते हैं। तो इस कालक्रम को कहते हैं अकबर का 1556 से लेकर 1560 तक का शासन काल कहलाता है अकबर के संरक्षण का काल, अकबर के संरक्षण का काल, अर्थात अकबर बैरम खां के संरक्षण में कार्य करते हैं, अर्थात अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन करते हैं। अकबर सेनापति बैरम खां के संरक्षण में 4 वर्षों तक शासन करते हैं। यह है दिल्ली, यह है दिल्ली। अकबर के द्वारा बैरम खां के संरक्षण में शासन 4 वर्षों तक किया जाता है। अकबर की धाय मां रहती है माहम अंगा। माहम अंगा अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काती है। अंततः अकबर के द्वारा
बैरम खां की हत्या करने की योजना बनाई जाती है और बैरम खां को 1560 में भेजा जाता है हज यात्रा में। और इस दौरान अकबर के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बैरम खां की गुजरात के पाटन में मुबारक खान नोहानी के द्वारा हत्या करवाई जाती है। 1560 में बैरम खां की हत्या करते हैं, बैरम खां की हत्या करते हैं मुबारक खां नोहानी, मुबारक खां नोहानी। 1560 में अकबर बैरम खां को हज की यात्रा में भेजते हैं और योजनाबद्ध तरीके से अकबर मुबारक खां नोहानी के द्वारा बैरम खां की 1560 में गुजरात के पाटन में करवाते हैं हत्या, गुजरात के पाटन में करवाते हैं हत्या। इसके बाद 1560 से लेकर 1500 यहां पर अकबर को भड़काने का काम की थी धायमा माहम अंगा, धायमा माहम अंगा। अकबर की धायमा माहम अंगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया था। अंततः अकबर के द्वारा बैरम खां को 1560 में हज की यात्रा में भेजा जाता है और इस दौरान मुबारक खां नोहानी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गुजरात के पाटन में बैरम खां की कर दी जाती है हत्या। इसके बाद अकबर का 1560 से लेकर 1562 तक का शासनकाल कहलाता है पेटीकोट का, पेटीकोट का शासन काल, पेटीकोट का काल या पेटीकोट का शासन काल। इस समय अकबर के संरक्षक होते हैं अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम अकबर की संरक्षक होती है अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा धायमा माहम अंगा, माहम अंगा तथा आदम खां, आदम खां। अकबर 1560 से लेकर 1562 के बीच अपनी माता हमीदा बानो बेगम, धायमा माहम अंगा तथा आदम खां के नेतृत्व में संरक्षण में शासन करते हैं। इनके 2 वर्ष के शासनकाल को कहा जाता है पेटीकोट का शासन काल। और इसके बाद 1562 में अकबर एक स्वतंत्र शासक बनते हैं, अकबर एक स्वतंत्र शासक बनते हैं। और जैसे ही अकबर 1562 में स्वतंत्र शासक बनते हैं इनके द्वारा दास प्रथा का समापन किया जाता है। अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का समापन किया जाता है। 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का समापन किया जाता है। 1 साल बाद 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर का समापन किया जाता है, तीर्थ यात्रा कर का समापन किया जाता है। और 1 साल बाद 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर का समापन किया जाता है, अकबर के द्वारा जजिया कर का समापन किया जाता है। 1562 में जैसे ही अकबर स्वतंत्र शासक बनते हैं इनके द्वारा दास प्रथा का समापन किया जाता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का समापन किया जाता है और 1564 में जजिया कर का समापन किया जाता है। 1567 में अकबर के द्वारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है, मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है। शासन प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये सब है अकबर के प्रमुख कार्य। आगे बढ़ते हैं। यह है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी। इसका पहले नाम था सीकरी, बाद में इसका नाम पड़ता है फतेहपुर सीकरी, बाद में इसका नाम पड़ता है फतेहपुर सीकरी। यह है फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, यह है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी। 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात अभियान चला गया था और अकबर ने गुजरात अभियान को विजित किया, जीता। इस जीत की, इस फतेह की खुशी में अकबर ने सीकरी का नाम परिवर्तित करके कर दिया फतेहपुर सीकरी, अर्थात अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। एक नए शहर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई और फतेहपुर सीकरी को बनाया गया अपना उप राजधानी, फतेहपुर सीकरी को बनाया गया अपना उप राजधानी। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की गई और उसे अपनी उप राजधानी बनाया गया तथा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की स्थापना की गई, बुलंद दरवाजा की स्थापना की गई, बुलंद दरवाजा की स्थापना की गई 1571 में। 1571 में अकबर ने गुजरात अभियान को जीता, विजित किया, फतेह किया और सीकरी का नाम परिवर्तित करके एक नए शहर की स्थापना किया फतेहपुर सीकरी और इसे अपना उप राजधानी बनाया और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की स्थापना किया। यहां आगे बढ़ते हैं। 1575 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई, इबादत खाना की स्थापना की गई जो कि एक प्रार्थना घर है। 1575 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई। 3 साल बाद 1578 में फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला गया। इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला गया, सभी धर्मों के लिए खोला गया। इबादत खाना को 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों के लिए खोला गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1579 में अकबर के द्वारा 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई। अकबर के द्वारा 1579 में अकबर के द्वारा 1579 में मजहर की घोषणा की गई, मजहर की घोषणा की गई, मजहर की घोषणा की गई। अकबर के द्वारा 1579 में मजहर की घोषणा की गई। मजहर की घोषणा का अर्थ है अकबर ने धार्मिक मामलों में अपने आप को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई, अर्थात अकबर के द्वारा धार्मिक मामलों में अपने आप को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इसके बाद 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक आचार संहिता का, दीन ए इलाही नामक आचार संहिता का स्थापना किया गया। 1582 ईस्वी को अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक आचार संहिता की स्थापना की गई। दीन ए इलाही का अर्थ है यह एक आचार संहिता है। दीन ए इलाही कोई नया धर्म नहीं है, दीन ए इलाही कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि यह आचार संहिता है, नियमों की व्यवस्था है। अर्थात सभी धर्मों के जो भी अच्छे गुण होंगे उसे अडॉप्ट किया जाएगा। दीन ए इलाही कोई नया धर्म नहीं था, यह एक आचार संहिता है, सभी धर्मों के अच्छे गुणों को इसमें लिया जाएगा। दीन ए इलाही में सदस्यों की कुल संख्या है, दीन ए इलाही में
कुल 18 सदस्य थे, जिसमें से एकमात्र हिंदू सदस्य था बीरबल, जिसमें से एकमात्र हिंदू सदस्य था बीरबल। दीन इलाही के प्रधान पुरोहित थे अकबर। क्योंकि अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी, इसलिए धार्मिक मामलों में अपने आप को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया। दीन इलाही के प्रधान पुरोहित थे स्वयं अकबर तथा अन्य पुरोहित थे अबुल फजल। अन्य पुरोहित थे अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अबुल फजल। 1583 में अकबर के द्वारा इलाही सनवत का प्रारंभ किया जाता है। 1583 में अकबर के द्वारा एक नया कैलेंडर बनाया जाता है, इलाही सनवत। 1583 में अकबर के द्वारा एक नया कैलेंडर बनाया जाता है, इलाही सनवत। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की जाती है। 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक आचार संहिता की स्थापना की जाती है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या है 18, जिसमें से एकमात्र हिंदू सदस्य होते हैं बीरबल तथा इसके प्रधान पुरोहित होते हैं अकबर तथा अन्य पुरोहित होता है अबुल फजल। 1583 में अकबर के द्वारा इलाही सनवत की स्थापना की गई। 1585 में अकबर के द्वारा अपनी उप राजधानी बनाई जाती है लाहौर। 1585 में अकबर के द्वारा अपनी उप राजधानी बनाई जाती है लाहौर को। 1585 को अकबर के द्वारा अपनी उप राजधानी बनाई जाती है लाहौर को। आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर के ही शासनकाल में भारत आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर के ही शासनकाल में भारत में आगमन होता है। 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर के शासनकाल में भारत में आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है अकबर के शासन काल में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है अकबर के शासन काल में, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जो कि अकबर की समकालीन थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो कि अकबर की समकालीन थी। 16 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में अकबर की होती है मृत्यु। 16 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में पेट की दर्द की बीमारी से अकबर की होती है मृत्यु। अकबर भाप चुके थे कि अब उनकी मृत्यु निकट है, इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के 4 दिन पूर्व 12 अक्टूबर 1605 को अपने पुत्र जहांगीर का किया राज्य तिलक, और इस प्रकार से शासक बनते हैं जहांगीर। राज्याभिषेक अकबर के ही द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व किया गया अपने उत्तराधिकारी पुत्र जहांगीर की। 16 अक्टूबर 1605 को पेट की दर्द की बीमारी से फतेहपुर सीकरी में अकबर की होती है मृत्यु। और अकबर अपनी मृत्यु के पूर्व 12 अक्टूबर 1605 में अपने पुत्र जहांगीर का करता है राज्य तिलक। जहांगीर के द्वारा अपने पिता को आगरा के अंदर स्थित सिकंदरा नामक स्थान में दफनाते हैं। तो इस प्रकार से अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। इस प्रकार से अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा बनाया गया है पुत्र जहांगीर के द्वारा। अकबर का मकबरा बनाया गया है
आगरा के अंतर्गत एक स्थान है सिकंदरा, यहां पर है अकबर का मकबरा जिसे बनाया है जहांगीर ने। तो इस प्रकार से हमने अकबर से संबंधित प्रमुख घटनाओं को डिस्कस किया। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षण का काल रहता है बैरम खां के संरक्षण में। 1560 में मुबारक खां नोहानी के द्वारा बैरम खां की गुजरात के पाटन में हत्या कर दी जाती है। 1560 से 1562 तक अकबर ने हमीदा बानो बेगम, माहम अंगा तथा आदम खां के नेतृत्व में शासन किया, जो कहलाता है अकबर के पेटीकोट का शासन काल। 1562 में अकबर स्वतंत्र शासक बनते हैं और इनके द्वारा दास प्रथा का समापन किया जाता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का समापन किया जाता है। 1564 में जजिया कर का समापन किया जाता है। 1567 में प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है। 1571 में गुजरात अभियान को जीतकर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है और उसे अपनी उपराजधानी बनाई जाती है। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा की स्थापना की जाती है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की जाती है। 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला जाता है। 1579 में मजहर की घोषणा की जाती है। 1582 में दीन इलाही अर्थात आचार संहिता का स्थापना की जाती है। इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसके एकमात्र हिंदू सदस्य होते हैं बिरबल, प्रधान पुरोहित होते हैं अकबर तथा पुरोहित होते हैं अबुल फजल। 1583 में इलाही सरमत की स्थापना की जाती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है अकबर के शासन काल में, और इस प्रकार से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अकबर की समकालीन होती है। 16 अक्टूबर 1605 को पेट के दर्द की बीमारी से अकबर की फतेहपुर सीकरी में हो जाती है मृत्यु, और इनका मकबरा स्थित है जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान में स्थित है अकबर का मकबरा। आगे हम अकबर के विजय अभियान को डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम अकबर के विजय अभियान को डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम अकबर के विजय अभियान अर्थात युद्ध अभियान को डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में अकबर के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं सभी में अकबर को विजय हासिल हुई है। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के विजय अभियान। यह है हमारा देश भारत। हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर के विजय अभियान। यह है हमारा देश भारत, यह है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के विजय अभियान अर्थात अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। अकबर के विजय अभियान, अकबर के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं सभी में अकबर को जीत हासिल हुई है। अकबर के विजय अभियान, सबसे पहले ये देखते हैं, यह है काबुल। काबुल के सूबेदार रहते हैं अकबर के भाई मिर्जा हकीम।
मिर्जा हकीम के द्वारा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया जाता है। तो इसलिए अकबर मिर्जा हकीम को काबुल के युद्ध में 1581 में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से 1581 को होता है अकबर का काबुल में मिर्जा हकीम के विरोध में काबुल का युद्ध। मिर्जा हकीम अपने ही भाई के विरोध में अकबर के द्वारा चला जाता है काबुल का युद्ध। मिर्जा हकीम काबुल अभियान 1581 अकबर तथा मिर्जा हकीम के बीच युद्ध होता है और इसमें जीत हासिल होती है अकबर को। तो यह है 1581 काबुल का युद्ध, अकबर तथा मिर्जा हकीम का युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं अकबर। इसके बाद यह है पाकिस्तान का सिंध। यह है पाकिस्तान में सिंध। अकबर का सिंध अभियान, अकबर का सिंध अभियान। सिंध के शासक रहते हैं, सिंध के शासक रहते हैं जानी बेग। तो अकबर और जानी बेग के बीच युद्ध होता है 1591 को सिंध का युद्ध। 1591 को होता है सिंध का युद्ध। 1591 सिंध का युद्ध। 1591 जानी बेग तथा अकबर के बीच होता है सिंध का युद्ध और इस युद्ध को जीतते हैं अकबर। यहां पर देखना है यह कश्मीर, कश्मीर का अकबर का कश्मीर अभियान। अकबर का कश्मीर अभियान, अकबर का कश्मीर अभियान होता है। अकबर का कश्मीर अभियान 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां के विरुद्ध अकबर का कश्मीर अभियान 1586 कश्मीर का युद्ध होता है 1586 में अकबर तथा कश्मीर के शासक यूसुफ खां के बीच और इसे विजित करते हैं अकबर। यहां देखना है यह है हरियाणा में पानीपत। पानीपत यह है हरियाणा का पानीपत। यह होता है अकबर का शासक बनने के बाद पहला अभियान। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर तथा हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू के बीच। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की शेरमंडल की सीढ़ियों के शेरमंदिर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो जाती है मृत्यु। इस समय अकबर पंजाब के कालानौर में बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध करते रहते हैं। लेकिन जब दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु होती है तो हिंदू शासक हेमू दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ चुका है हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू। तो इस प्रकार से कालानौर से आ रहा है अकबर और दिल्ली से जाएगा हेमचंद्र हेमू, दोनों टकराते हैं पानीपत में और इस प्रकार से होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। यह अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध होता है। तो यह है पानीपत। पानीपत में होता है पानीपत का 5 नवंबर 1556 को होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध होता है अकबर और अकबर के सेनापति रहते हैं बैरम खां। अकबर के सेनापति रहते हैं बैरम खां। यह युद्ध होता है अकबर तथा हेमू के बीच।
अकबर तथा हेमू के बीच होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को। हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य 5 नवंबर 1556 को हेमू तथा अकबर के बीच होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू अर्थात हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ जाता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो इस प्रकार से कालान और पंजाब से आ रहा है अकबर और दिल्ली से जा रहा है अकबर से लड़ने हेमचंद्र हेमू और इन दोनों के बीच युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध और इस युद्ध को जीतते हैं अकबर और फिर से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग जाता है जिससे उसके सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ के कारण हेमू जीता हुआ युद्ध हार जाता है। अर्थात भारत के इतिहासकार डॉक्टर R.D. त्रिपाठी ने पानीपत के दूसरे युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि हेमचंद्र हेमू का हारना एक घटना था जबकि अकबर का जीतना एक देवीय संयोग था। तो यहां पर किस्मत से अकबर जीत जाता है क्योंकि युद्ध भूमि में हेमू के आंख में तीर लग जाता है और उसकी सेना में भगदड़ मच जाता है जिससे हेमू जीता हुआ युद्ध हार जाता है। तो यह है अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं राजस्थान में, यह देखना है बीकानेर राजस्थान में है। बीकानेर राजस्थान में स्थित है बीकानेर। यहां पर है जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर और यह है मारवाड़, यह है मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़। यहां पर है मेड़ता, जयपुर के पास में यहां पर है मेड़ता, अकबर का मेड़ता अभियान। यहां पर है आमेर, अकबर का आमेर अभियान। यहां पर है रणथंभौर, रणथंभौर, यह है रणथंभौर, अकबर का रणथंभौर अभियान। यहां पर है हल्दी घाटी, यह स्थित है हल्दी घाटी, अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बहुत फेमस है। और यह है अकबर का मेवाड़ अभियान, अकबर का गुजरात अभियान, अकबर का मालवा अभियान, अकबर का असीरगढ़ किला अभियान, अकबर का असीरगढ़ किला अभियान, अकबर का कालिंजर अभियान, अकबर का कालिंजर अभियान, अकबर का कालिंजर अभियान, अकबर का गोंडवाना अभियान, अकबर का गोंडवाना अभियान, अकबर का बिहार तथा, अकबर का बिहार तथा बंगाल अभियान, अकबर का बिहार तथा बंगाल अभियान, अकबर का उड़ीसा अभियान, अकबर का खान देश अभियान, अकबर का खान देश अभियान, अकबर का औरंगाबाद या दौलताबाद अभियान। इसी दौलताबाद का नाम औरंगजेब के शासनकाल में हो जाएगा औरंगाबाद। अकबर का अहमदनगर अभियान। इतने अभियान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अकबर के द्वारा अकबर का बीकानेर अभियान, अकबर का बीकानेर अभियान होता है। अकबर का बीकानेर, जैसलमेर तथा मारवाड़, ये तीनों अभियान होते हैं 1570 में। अकबर के बीकानेर, जैसलमेर और मारवाड़, ये तीनों अभियान होते हैं 1570 में। अकबर का बीकानेर अभियान 1570, अकबर का जैसलमेर अभियान 1570,
अकबर का जैसलमेर अभियान 1570, अकबर का मारवाड़ अभियान 1570, अकबर का बीकानेर अभियान होता है। बीकानेर के शासक राय कल्याण मल के विरुद्ध, बीकानेर के शासक होते हैं राय कल्याण मल। तो इस प्रकार से अकबर तथा राय कल्याण मल के बीच में होता है बीकानेर का युद्ध 1570 में, जिसे जीतते हैं अकबर। अकबर का जैसलमेर अभियान 1570, जैसलमेर के शासक रहते हैं हर राय, जैसलमेर के शासक होते हैं हर राय। मारवाड़ के शासक होते हैं चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक होते हैं चंद्रसेन। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा बीकानेर के शासक राय कल्याण मल, जैसलमेर के शासक हर राय, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन को पराजित किया जाता है और इनके द्वारा अकबर की अधीनता को स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अकबर का गुजरात अभियान 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात अभियान चला जाता है। गुजरात के शासक रहते हैं मुजफ्फर खां तृतीय, और इस युद्ध को भी जीतते हैं अकबर का गुजरात अभियान 1571, जिसमें अकबर गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय को युद्ध में पराजित करते हैं। इसके बाद देखना है अकबर का मेड़ता अभियान, यह है अकबर का मेड़ता अभियान, अकबर का मेड़ता अभियान, अकबर का आमेर अभियान, अकबर का रणथंभौर अभियान। अकबर का मेड़ता अभियान 1562, अकबर के द्वारा मेड़ता के शासक अकबर के द्वारा जयमल को हराया जाता है। मेड़ता के शासक जयमल को अकबर के द्वारा 1562 में मेड़ता के युद्ध में हराया जाता है। आमेर के शासक होते हैं 1562 में आमेर के शासक भारमल को अकबर हराते हैं अपने आमेर अभियान में। रणथंभौर के शासक होते हैं 1569 में आमेर के शासक सुरजन राय को अकबर अपने रणथंभौर अभियान में हराते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं हल्दी घाटी, ये है हल्दी घाटी, ध्यान दीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576, 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये अकबर का बहुत बड़ा युद्ध था। 18 जून 1576 को होता है अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच होता है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। यह युद्ध होता है अकबर तथा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। यहां पर अकबर के सेनापति होते हैं मान सिंह, अकबर के सेनापति थे मान सिंह तथा आसफ खां। 18 जून 1576 को अरावली पर्वत के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है हल्दी घाटी। यहां पर होता है अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर के सेनापति होते हैं मान सिंह तथा आसफ खां। इस युद्ध को जीतते हैं अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। अंततः मेवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय नहीं हो पाता है। तो 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है अकबर का मेवाड़ अभियान। 1567, यहां के शासक रहते हैं उदय सिंह।
अंततः उदय सिंह की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। अंततः मेवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय नहीं हो पाता है। लेकिन 1567 का मेवाड़ अभियान को जीतते हैं अकबर। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर है, यह है अकबर का कालिंजर अभियान। अकबर का कालिंजर अभियान, अकबर का कालिंजर अभियान 1569। शासक रहते हैं कालिंजर के रामचंद्र। अकबर इस युद्ध को जीतते हैं तथा रामचंद्र कालिंजर के युद्ध को हारते हैं। इसके बाद है बिहार तथा बंगाल। बिहार तथा बंगाल के शासक होते हैं दाऊद खां। अकबर का बिहार बंगाल अभियान, अकबर का बिहार बंगाल अभियान 1574। शासक रहते हैं दाऊद खां और इस युद्ध को दाऊद खां हारते हैं। अकबर का उड़ीसा अभियान, अकबर का उड़ीसा अभियान, अकबर का उड़ीसा अभियान होता है 1590 में। शासक होते हैं निसार खां और शासक निसार खां अकबर से हारते हैं। इसके बाद है यह आपका है मालवा। अकबर का मालवा अभियान, अकबर का मालवा अभियान, अकबर का मालवा अभियान, अकबर का मालवा अभियान, अकबर का मालवा अभियान होता है 1561 में। अकबर का मालवा अभियान 1561। मालवा के शासक रहते हैं बाज बहादुर और बाज बहादुर अकबर से हारते हैं तथा उनकी अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। यह आपका है गोंडवाना। अकबर का गोंडवाना अभियान, अकबर का गोंडवाना अभियान 1564 और यहां की शासिका रहती है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती तथा इनका पुत्र होता है वीर नारायण। वीर नारायण, रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण युद्ध भूमि में ही मारे जाते हैं। अंततः रानी दुर्गावती के द्वारा आत्महत्या कर लिया जाता है। तो यहां पर गोंडवाना अभियान को भी अकबर ने जीता था। इसके बाद अकबर का असीरगढ़ किला अभियान, अकबर का असीरगढ़ किला अभियान 1601। अकबर का असीरगढ़ किला अभियान, अकबर का असीरगढ़ किला अभियान, अकबर का असीरगढ़ किला अभियान 1601। शासक रहते हैं मीरन बहादुर। अकबर के द्वारा असीरगढ़ किले के शासक मीरन बहादुर को 1601 असीरगढ़ किला अभियान के दौरान पराजित किया जाता है। इसके बाद है अकबर का खानदेश अभियान। यह है खानदेश, अकबर का खानदेश अभियान, अकबर का खानदेश अभियान 1591। अकबर का खानदेश अभियान होता है अली खां के विरुद्ध और अली खां इस युद्ध को हारते हैं तथा अकबर की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। अकबर का दौलताबाद अभियान, अकबर का दौलताबाद अभियान होता है 1599 में। यह है अहमदनगर, अहमदनगर, यह है अहमदनगर, अहमदनगर। अकबर का अहमदनगर अभियान 1600 को होता है। तो इस प्रकार से अकबर का दौलताबाद अभियान तथा अकबर का अहमदनगर अभियान ये दोनों होता है चांद बीबी के विरुद्ध, शासिका चांद बीबी के विरुद्ध, और इसको अकबर के द्वारा विजित किया जाता है। तो यह है अकबर के विजय अभियान। ध्यान देगा, अकबर का काबुल अभियान 1581 मिर्जा हकीम के विरुद्ध, अकबर का सिंध अभियान 1591 जानी बेग के विरुद्ध, अकबर का कश्मीर अभियान 1586 यूसुफ खां के विरुद्ध, अकबर का बीकानेर अभियान 1570 राय कल्याण मल के विरुद्ध, अकबर का जैसलमेर अभियान 1570 हर राय के विरुद्ध, अकबर का मारवाड़ अभियान 1570 चंद्रसेन के विरुद्ध, अकबर का गुजरात अभियान 1571 मुजफ्फर खान तृतीय के विरुद्ध, अकबर का मेड़ता अभियान 1562 जयमल के विरुद्ध, अकबर का आमेर अभियान 1562 भारमल के विरुद्ध, अकबर का
रणथंभौर अभियान 1569 रामचंद्र के विरुद्ध। अकबर का पानीपत युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध ये होता है 5 नवंबर 1556 को। बैरम खां सेनापति होते हैं, अकबर शासक होते हैं तथा हेमू के विरुद्ध। तो इस प्रकार से 5 नवंबर 1556 को होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर तथा हेमू के बीच सेनापति रहते हैं बैरम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच। यहां पर अकबर के सेनापति होते हैं मान सिंह तथा आसफ खां। अकबर का मेवाड़ अभियान 1567 उदय सिंह के विरुद्ध। अकबर का मालवा अभियान 1561 बाज बहादुर के विरुद्ध। अकबर का असीरगढ़ किला अभियान 1601 मीरन बहादुर के विरुद्ध। अकबर का गोंडवाना अभियान 1564 रानी दुर्गावती के विरुद्ध। अकबर का उड़ीसा अभियान 1590 निसार खां के विरुद्ध। अकबर का बिहार बंगाल अभियान 1574 दाऊद खां के विरुद्ध। अकबर का खानदेश अभियान 1591 अली खां के विरुद्ध। अकबर का दौलताबाद या औरंगाबाद तथा अहमदनगर अभियान 1599 तथा 1600 चांद बीबी के विरुद्ध। तो इस प्रकार से यहां पर हमने अकबर के विजय अभियान को डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के भारत में प्रमुख स्थापत्य अर्थात अकबर के द्वारा भारतवर्ष में किन किन इमारतों की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, यह है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के प्रमुख स्थापत्य। अकबर के स्थापत्य, ध्यान दीजिएगा, यह है पाकिस्तान में हाटक या अटक, हाटक या अटक, हाटक या अटक में बनाया गया हाटक या अटक का किला अकबर के द्वारा यहां पर स्थित है। हाटक या अटक का किला, हाटक या अटक का किला अकबर द्वारा पाकिस्तान के हाटक में निर्माण किया गया है। हाटक या अटक का किला लाहौर में बनाया गया है। लाहौर का किला, लाहौर में बनाया गया है। लाहौर का किला, लाहौर का किला, लाहौर में बनाया गया है। लाहौर का किला अकबर के द्वारा लाहौर में बनाया गया लाहौर का किला। राजस्थान के अजमेर में बनाया गया है अजमेर का किला। अजमेर में बनाया गया है अजमेर का किला। अजमेर में बनाया गया है अजमेर का किला अकबर के द्वारा। अजमेर में बनाया गया है अजमेर का किला अकबर के द्वारा। यह आपका है आगरा, यह है आगरा और यहां पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आगरा। आगरा में अकबर के द्वारा बनाया गया है
आगरा का लाल किला, आगरा में स्थित है आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, आगरा में स्थित है आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला। आगरा के लाल किला के निर्माता है अकबर, जबकि दिल्ली के लाल किला के निर्माता है शाहजहां। आगरा का लाल किला और आगरा में स्थित है जहांगीर महल, जहांगीर महल। आगरा का लाल किला तथा आगरा स्थित जहांगीर महल के निर्माता है अकबर। यह आपका है आज का प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। यह है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा, यह है प्रयागराज, आज का प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। यहां पर स्थित है इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला या प्रयागराज का किला, जिसके निर्माता है, संस्थापक है अकबर। यह आपका है फतेहपुर सीकरी, यह है फतेहपुर सीकरी, यह है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास में स्थित है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनाया गया है फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी का किला। इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना बुलंद दरवाजा, इबादत खाना बुलंद दरवाजा। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है फतेहपुर सीकरी का किला, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास। तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 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 जो कि स्थित है फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है जोधाबाई महल। बीरबल महल, बीरबल महल तथा हवा महल, हवा महल इसी का ही दूसरा नाम है। चूंकि ये 5 फ्लोर का है और पूरा खिड़की नुमा है, इसलिए इसे कहा जाता है हवा महल। 5 फ्लोर का है, इसलिए इसे कहा जाता है पंच महल। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है फतेहपुर सीकरी का किला, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवाने आम दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, बीरबल महल, हवा महल या पंचमहल। आगरा में बनाया गया आगरा का लाल किला, जहांगीर महल। प्रयागराज में है इलाहाबाद का किला, लाहौर में लाहौर का किला, हाटा के अटक में है हाटा के अटक का किला, अजमेर में है अजमेर का किला। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न। यह हमारा देश है भारत। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। यह है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान और यह है ईरान। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के 9 रत्न, अकबर के दरबार के 9 रत्न, अकबर के दरबार के 9 रत्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अकबर के दरबार के 9 रत्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है ईरान, यह है ईरान। ईरान से मुल्ला दो प्याजा, अकबर का 9 रत्नों में से एक रत्न ईरान से मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा का वास्तविक नाम है अब्दुल मोमिन, अब्दुल मोमिन। मुल्ला दो प्याजा का वास्तविक नाम है अब्दुल मोमिन। ईरान से ईरानी विद्वान, ईरान से ईरानी विद्वान, ईरान से ईरानी विद्वान अर्थात अकबर के दरबार में ईरानी विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ईरानी विद्वान, मुल्ला दो प्याजा ये कवि तथा विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे, कवि तथा विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे ईरानी विद्वान मुल्ला दो प्याजा। अकबर के दरबार में ये कवि व विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे, कवि व विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे मुल्ला दो प्याजा, ईरानी विद्वान मुल्ला दो प्याजा, जिनका वास्तविक नाम है अब्दुल मोमिन। ये अकबर के दरबार में कवि व विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे। ये पकड़ना है काबुल, ये देखना है काबुल। काबुल से हकीम हुमाम, हकीम हुमाम, काबुल से हकीम हुमाम, काबुल से हकीम हुमाम ये थे अकबर के रसोइया। इन्हें अकबर के रसोइया थे हकीम हुमाम। काबुल से हकीम हुमाम, काबुल से अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न हकीम हुमाम ये थे अकबर के रसोइया। इसके बाद देखते हैं यह है राजस्थान। राजस्थान में यह पकड़ना है आमेर, राजस्थान में आमेर। आमेर के शासक थे भारमल। भारमल की पुत्री थी जोधाबाई या हरकाबाई या मरियम उजमानी तथा पुत्र थे भगवान दास। भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह तथा पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह होता है जहांगीर के साथ और मान सिंह जो कि भगवान दास के पुत्र होते हैं वो होते हैं 9 रत्नों में से एक रत्न। तो आमेर से मान सिंह, आमेर से भगवान दास के पुत्र मान सिंह। आमेर के शासक थे भारमल। भारमल की पुत्री हरकाबाई, जोधाबाई, मरियम उजमानी तथा पुत्र थे भगवान दास। भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह तथा पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ होता है। तो मान सिंह सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित थे। मान सिंह थे अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न और इन्हें सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। इसके बाद देखते हैं यह आपका है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, यह देखना है दिल्ली। दिल्ली में देखते हैं, यह देखना है दिल्ली, यह है दिल्ली। दिल्ली से यह है दिल्ली, ये है दिल्ली। दिल्ली से अब्दुल रहीम खान खाना। दिल्ली से अब्दुल रहीम खान खाना। दिल्ली से अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। दिल्ली से अब्दुल रहीम खान खाना
बैरम खां तथा सलीमा बेगम के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां तथा सलीमा बेगम के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना। 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात अभियान को जीता जाता है और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात अभियान को जीता जाता है और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि 1571 गुजरात अभियान में विजय के कारण दिया जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में कवि व विद्वान के अतिरिक्त सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित थे। विद्वान व कवि के अतिरिक्त सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित थे। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबर द्वारा चगताई तुर्क में रचित तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया है बाबर नामा के रूप में। बाबर द्वारा रचित चगताई तुर्क भाषा में बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखा गया है तुजुक ए बाबरी, जिसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा के रूप में, जिसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा के रूप में। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में कवि तथा विद्वान के अतिरिक्त सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित थे। इसके बाद देखना है यह है आगरा। आगरा से दो भाई आगरा से सबसे पहले पकड़ते हैं अबुल फजल। आगरा से अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अबुल फजल अकबर के दरबार में विद्वान व कवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। अबुल फजल आगरा में जन्म हुआ है अबुल फजल का। यह अकबर के दरबार में विद्वान व कवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनके द्वारा अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की गई है। इनके द्वारा अकबरनामा आईने अकबरी की रचना की गई है। आईने अकबरी अकबरनामा के ही अंतर्गत आता है। अबुल फजल अकबर के दरबार में विद्वान व कवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म हुआ है आगरा में। इनके द्वारा अकबर की जीवनी लिखी गई है अकबरनामा के ही अंतर्गत आता है आईने अकबरी। अबुल फजल को दीन ए इलाही का पुरोहित बनाया गया था। इन्हें बनाया गया था दीन ए इलाही का पुरोहित। अबुल फजल को बनाया गया था दीन ए इलाही का पुरोहित। आगरा से ही अबुल फजल के बड़े भाई है फैजी। आगरा से ही अबुल फजल के बड़े भाई फैजी। इन्हें भी दरबार में विद्वान व कवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था और इन्हें अकबर के द्वारा राज कवि की उपाधि प्रदान की गई। फैजी को भी दरबार में विद्वान व कवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। फैजी को अकबर के द्वारा राज कवि की उपाधि प्रदान की गई। फैजी के द्वारा महाभारत श्रीमद् भागवत गीता तथा गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती इन तीनों का किया गया है फारसी में अनुवाद। फैजी को अकबर के दरबार में विद्वान व कवि की
पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। इन्हें अकबर के द्वारा राजकवि की उपाधि प्रदान की गई। फैजी के द्वारा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा लीलावती नामक गणित की प्रसिद्ध पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यह पकड़ना है उत्तर प्रदेश में यहां पर देखते हैं, यहां पर है सीतापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, ध्यान दीजिएगा। आगरा से है दो भाई, पहले है अबुल फजल और दूसरे है फैजी। आगरा से है दो भाई, फैजी तथा अबुल फजल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है टोडरमल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार में भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। टोडरमल शेरशाह सूरी के भी दरबार में, शेरशाह सूरी के भी दरबार में भू राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री थे। टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भू राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री थे। बाद में यही टोडरमल अकबर के दरबार में भी भू राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कालपी से राजा बिरबल, उत्तर प्रदेश के कालपी से राजा बिरबल, उत्तर प्रदेश के कालपी से राजा बिरबल। राजा बिरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। महेश दास एक चतुर व विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए अकबर के द्वारा इन्हें राजा तथा बीरबल की उपाधि प्रदान की गई। महेश दास जो कि कालपी के शासक थे, महेश दास अर्थात राजा बिरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। इन्हें अकबर के द्वारा राजा की तथा बिरबल की उपाधि प्रदान की गई। महेश दास एक विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें न्याय प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। अकबर के दरबार में न्याय प्रणाली के सर्वोच्च अधिकारी थे महेश दास, राजा बिरबल। राजा तथा बिरबल ये दोनों ही अकबर के द्वारा महेश दास को दी गई उपाधि है। इसके बाद देखते हैं, ये है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ये देखना है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रामतनु पांडे अर्थात मिर्जा तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे का जन्म होता है ग्वालियर में और इनका मकबरा भी स्थित है ग्वालियर में। रामतनु पांडे का मकबरा, मिर्जा तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मिर्जा तानसेन या रामतनु पांडे का जन्म होता है ग्वालियर में और इनका मकबरा भी है ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का भी मकबरा है ग्वालियर में। मोहम्मद गौस की प्रेरणा से मिर्जा तानसेन रामतनु पांडे ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। रामतनु पांडे, मिर्जा तानसेन मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। ये मिर्जा तानसेन अकबर के दरबार में गायक के पद पर प्रतिष्ठित थे। मिर्जा तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे को अकबर के द्वारा एक नया नाम दिया गया मिर्जा तानसेन तथा इन्हें एक उपाधि भी दी गई कंठाभरण वाणी विलास। इन्हें उपाधि दी गई कंठाभरण वाणी विलास अकबर के द्वारा।
तो ये थे अकबर के 9 रत्न। अकबर के पहले रत्न ईरान से मुल्ला दो प्याजा, जिनका वास्तविक नाम है अब्दुल मोमिन, ये थे ईरानी विद्वान। ये अकबर के दरबार में कवि व विद्वान के पद पर प्रतिष्ठित थे। काबुल से हकीम हुमाम, ये थे अकबर के रसोइया। आमेर से मान सिंह, ये थे सेनापति। दिल्ली से अब्दुल रहीम खान खाना, ये थे कवि व विद्वान प्लस सेनापति। बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी, जो कि चगताई तुर्क लैंग्वेज में थी, इसका फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना ने। आगरा से अबुल फजल, ये भी अकबर के दरबार में विद्वान व कवि थे। इनके द्वारा अकबर की जीवनी अकबरनामा आईने अकबरी लिखी गई है। ये दीन इलाही के पुरोहित थे। अबुल फजल के बड़े भाई है फैजी, ये अकबर के दरबार में विद्वान व कवि थे। इन्हें अकबर के द्वारा राजकवि की उपाधि प्रदान की गई। फैजी के द्वारा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, लीलावती नामक प्रसिद्ध गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है टोडरमल। टोडरमल शेरशाह सूरी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के दरबार में भू राजस्व मंत्री तथा वित्त मंत्री थे। बाद में अकबर के शासनकाल में टोडरमल अकबर के दरबार में भू राजस्व मंत्री व वित्त मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। कालपी से राजा बिरबल, जिनका वास्तविक नाम है महेश दास, ये एक विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें न्याय प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। ग्वालियर में जन्म हुआ है रामतनु पांडे का, जिसको नया नाम दिया गया अकबर के द्वारा मिर्जा तानसेन। मिर्जा तानसेन को अकबर के द्वारा दी गई उपाधि है कंठाभरण वाणी विलास, और ये गायक के पद पर प्रतिष्ठित थे। मिर्जा तानसेन मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। मिर्जा तानसेन रामतनु पांडे का जन्म हुआ है ग्वालियर में, और इनका मकबरा भी है ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का भी मकबरा है ग्वालियर में। तो इस प्रकार से ये हमने डिस्कस किया अकबर के 9 रत्न। तो ओवरऑल हमने डिटेल में डिस्कस किया मुगल वंश के शासक अकबर को। आगे हम अकबर के पुत्र जहांगीर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।